हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रूब्रिक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। मैं सोनाली झा और मैंने जो है वो हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें से हम लोग पढ़ चुके थे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च किया जाता है और कौन से डिफरेंट मेथड है जो हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। आज के लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि हिस्टोरिकल राइटिंग का जो ट्रेडिशन है वो कब से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से लिखा जाता था, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि मॉडर्न टाइम के जो हिस्टोरियन है वो जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च की राइटिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि यूरोप में किस तरीके से डेवलपमेंट आई, हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग में, हिस्टोरिकल इवेंट की राइटिंग में यूरोप में कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट आई, उन सभी चीजों को हम लोग थर्ड में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट से हमारा, जो कि है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो अभी तक हम लोग ने जो है वो देख चुके हैं, लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड जो होता है वो किस तरीके से किया जाता है। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो कैसे करते हैं, जब भी कोई रिसर्चर जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है, क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है जितने भी सोर्सेस हैं, हिस्टोरिकल इवेंट के जितने भी सोर्सेस हैं जिससे रिसर्चर को पता चल रहा है, स्टडी कर रहे हैं जिसके बारे में, रिसर्चर क्या करेगा, सबसे पहले सोर्सेस को क्या करेगा, क्रिटिकली एग्जामिन करेगा। उसके बाद हमने देखा था कि जो राइटिंग की जाती है, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज अ हिस्टोरियोग्राफी। ये चैप्टर स्टार्ट करते ही मैंने बताया था कि हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, जो राइटिंग की जाती है पास्ट टाइम के इवेंट की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। और आगे हम लोग ने देखा था कि जो पास्ट टाइम के इवेंट की राइटिंग करता है, जो रिसर्चर होता है, जो राइटर होता है, उस स्कॉलर को हम लोग क्या बोलते हैं, अ स्कॉलर हु राइट सच नैरेटिव इज अ हिस्टोरियन, यानी जो पास्ट टाइम के इवेंट को लिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोरियन बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। A historian cannot include every past event in his narrative। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो हिस्टोरियन होता है, जो रिसर्चर होता है, वो रिसर्चर जो है वो सारे इवेंट को अपने स्टडी में इंक्लूड नहीं कर सकता। अब जैसे पास्ट टाइम में हजारों लाखों इवेंट हुए, तो एक रिसर्चर अपने स्टडी में, एक हिस्टोरियन जो है अपने स्टडी में जो है वो सारे इवेंट के बारे में स्टडी नहीं कर सकता, वो कोई एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में ही स्टडी कर सकता है। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट बाय द हिस्टोरियन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम, यानी अब जो वो हिस्टोरियन है, वो जो हिस्टोरिकल राइटिंग करेगा, रिसर्च करेगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर। अब ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मीन्स जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करने के लिए जाता है तो पहले वो एक पैटर्न डिसाइड करता है, रफ अपने माइंड में जो है वो एक रफ डायग्राम बनाता है कि वो अपना रिसर्च किस तरीके से करने वाला है, किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेगा, उस टॉपिक में किन किन चीजों को जो है वो स्टडी करेगा। जैसे कि अभी मैंने लेक्चर 2 स्टार्ट किया, तो लेक्चर 2 स्टार्ट करने टाइम में मैंने सबसे पहले क्या बताया कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि आज हम लोग इन किन चीजों को कवर करने वाले हैं। तो वो जो स्टार्टिंग का जो लेक्चर 2 का जो पैटर्न था वो क्या था, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है मेरे लिए कि, और उसी के हिसाब से मैं क्या करूंगी, आगे लेक्चर में जो है वो पढ़ाऊंगी। जो जिस चीजों को मैंने स्टार्टिंग में बोला उन्हीं चीजों को मैं लेक्चर में कवर करने वाली हूँ। तो वो क्या था, वो एक मेरे लिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था। तो उसी तरीके से रिसर्चर जो है, वो रिसर्चर जो है वो सबसे पहले एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार करता है और आगे जाकर के उसी फ्रेमवर्क के ऊपर वो स्टडी करता है, जिस जिस चीजों को वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जो है वो
लिखा रहता है उसके हिसाब से जो है वो स्टडी करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम लोग अगर ब्रिटिशर की बात करें तो ब्रिटिशर के बारे में अभी तक जो है तुम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा कि उन लोग जो है वो हमारे इंडिया में आए थे और उसके बाद जो है वो हमारे इंडियन पीपल को जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। लेकिन कुछ कुछ रिसर्चर का ये भी मानना है कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने इंडिया के लिए कुछ अच्छी कामें भी की, जैसे कि उन्होंने इंडिया में आकर के एजुकेशन स्टार्ट किया, स्कूल वगैरह बहुत सारे ओपन किए, उसके बाद रेलवे लाइन स्टार्ट किया। तो अगर फॉर एग्जांपल ले लो कि किसी रिसर्चर को जो है इसके ऊपर इस इवेंट के बारे में स्टडी करना है, ब्रिटिशर के बारे में स्टडी करना है कि ब्रिटिशर जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या क्या किया था, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो एक अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएगा कि वो उसको स्टडी करना किससे रिलेटेड है, यानी वो स्टडी क्या करना चाहता है उसमें, कि वो अच्छी चीजों के बारे में स्टडी करना चाहता है कि ब्रिटिशर इंडिया में आकर के क्या क्या अच्छे काम किए थे, या फिर वो बुरी चीजों के बारे में स्टडी करना चाहता है, यानी कि वो ये स्टडी करना चाहता है कि ब्रिटिशर आकर के इंडियन पीपल को, लोगों को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किए थे। तो वो जिस भी चीजों के बारे में रिसर्च करना चाहता है सबसे पहले वो क्या करेगा, फ्रेमवर्क बनाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है। रिसर्चर रिसर्च करने से पहले क्या करता है, एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिस फ्रेमवर्क के ऊपर उसका आगे का रिसर्च डिपेंड करता है, आगे का हिस्टोरिकल इवेंट की राइटिंग जो है वो डिपेंड करती है। His style of writing is determined by the conceptual framework, यानी सबसे पहले तो वो conceptual framework डिसाइड करेगा और उसी के हिसाब से जो है उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग भी रहेगी, यानी जिस हिसाब से फ्रेमवर्क रहेगा उसी तरीके से जो है वो रिसर्च करके जो है वो लिखने स्टार्ट करेगा। The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in ancient societies of the world, यानी जो हिस्टोरिकल राइटिंग करने का जो पैटर्न है, जो हिस्टोरिकल इवेंट की राइटिंग होती है, ये पैटर्न जो है वो एंशियंट टाइम में जो है वो अवेलेबल नहीं थे। एंशियंट टाइम में जो है लोग हिस्टोरियोग्राफी नहीं करते थे, यानी कि पास्ट टाइम के इवेंट की जो है वो राइटिंग करके नहीं रखते थे पास्ट टाइम के लोग। ओके, समझ में आ गया कि एंशियंट सोसाइटी के जो लोग थे वो पास्ट टाइम के इवेंट को राइटिंग के फॉर्म में जो है वो नहीं लिख करके रखते थे। However, this does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोग अगर राइटिंग करके नहीं रखते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पता नहीं था हिस्टोरिकल टाइम के बारे में, यानी कि पास्ट टाइम में पास्ट इवेंट के बारे में उनको पता नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है। वो पास्ट टाइम के इवेंट के बारे में अवेयर थे, उनको पास्ट टाइम के इवेंट के बारे में नॉलेज थी और वो लोग भी जो है वो पास्ट इवेंट के बारे में जानना चाहते थे। उन लोग भी इंटरेस्टेड थे कि उनके टाइम के इवेंट के बारे में जो है आगे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को जो है वो पता चले। एंशियंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑन स्टोरीज ऑफ लाइफ एंड वेलर ऑफ द एंसेस्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि पास्ट टाइम के लोग, एंशियंट सोसाइटी के जो लोग थे, उन लोग भी चाहते थे कि वो अपने जो स्टोरी है वो अपने फ्यूचर के आने वाले जनरेशन को बताए, अपने जो पूर्वजों की स्टोरी है, यानी कि उनके दादा परदादाओं की जो स्टोरी है, उनके फादर की, उनके ग्रैंडफादर की जो स्टोरी है, वो आगे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को पता चले, ये उन लोग भी चाहते थे। एंशियंट कम्युनिटीज ऑल द ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मीन्स। तो अब उन लोग अगर हिस्टोरिकल राइटिंग नहीं करते थे, यानी हिस्टोरियोग्राफी नहीं करते थे, तो फिर उन लोग अपने स्टोरीज को कैसे पास ऑन करते थे, उन लोग अपनी स्टोरी को बताने के लिए क्या यूज करते थे, कौन से मेथड यूज करते थे जिससे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को जो है वो उनके बारे में पता चल सके, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहला मेथड था केव पेंटिंग। अभी भी तुम लोग अगर बहुत सारे पुराने केव में जाओगे तो वहां पे पेंटिंग की हुई तुम लोग को दिखाई देगी। तो पुराने टाइम में एंशियंट सोसाइटी में लोग अपनी स्टोरी कैसे पास ऑन करते थे, केव पेंटिंग के थ्रू। सबसे फर्स्ट मेथड था उनका केव पेंटिंग करना, यानी केव वगैरह में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग करते थे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो है वो पेंटिंग की गई है। ये पेंटिंग जो है वो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट केव के अंदर करते थे और उस पेंटिंग के थ्रू जो है वो अपने स्टोरी को पास ऑन करते थे नेक्स्ट जनरेशन पर।
सेकेंड मेथड था उनका स्टोरी टेलिंग। वो क्या करते थे, एक दूसरे को स्टोरी सुनाते थे। जैसे जो है वो पापा ने जो है वो स्टोरी सुनी होगी दादा से, दादा ने अपने पापा से स्टोरी सुनी होगी, फिर पापा हम लोग को स्टोरी बताएंगे, हम लोग जो है वो अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन को स्टोरी बताएंगे। तो सेकेंड मेथड जो उनका था वो क्या था, स्टोरी टेलिंग का। वो अपने इवेंट के बारे में जो है वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो है वो डिस्कस करते थे, आगे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपनी स्टोरी बताते थे, या फिर अपने पास्ट टाइम में हुए सारी स्टोरीज को जो है वो डिलीवर करते थे अपने फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को थ्रू स्टोरी। नेक्स्ट जो है वो है सिंगिंग। सॉन्ग वगैरह को सिंग करके जो है पुराने टाइम के, पास्ट टाइम के जो सॉन्ग थे वो सॉन्ग को जो है वो सुना करके जो है उस सॉन्ग में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज होती थी, तो वो सॉन्ग के थ्रू जो है वो अपनी स्टोरी को पास ऑन करते थे। जैसे कि अभी भी हम लोग शादी वगैरह में, मुंडन में, जनेऊ में बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं। वो सॉन्ग जो है वो हार्डली कहीं पे किसी ने रिकॉर्ड करके रखा गया है। वो सारे सॉन्ग जो है ना, लोग वो एक दूसरे को सुन सुन करके ही जो है वो सीखते हैं। मम्मी ने अपनी मम्मी से सीखा रहेगा, उन्होंने भी अपनी मम्मी या दादी से सीखा रहेगा, हम लोग जो है वो अपनी मम्मी से वो सॉन्ग सीखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं पे रिकॉर्ड करके नहीं रखी गई है। तो पास्ट टाइम में जो सोसाइटीज थी, एंशियंट सोसाइटी जो थी, वो अपनी स्टोरी को कैसे बताती थी, थ्रू केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग। यानी कि ये सब उनका मीडियम था अपने स्टोरी को फ्यूचर जनरेशन तक पास ऑन करने का। These traditional means are looked upon the sources of history in the modern historiography। और यही सारे जो मीन है, केव पेंटिंग हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, सिंगिंग सॉन्ग्स हो गया, ये सारे जो है वो इस टाइम में जो है जितने भी मॉडर्न रिसर्चर है, मॉडर्न हिस्टोरियन है, उनके लिए एक तरीके का क्या हो गया, सोर्सेस हो गया। तो अभी के टाइम के, मॉडर्न टाइम के जो रिसर्चर है वो इन सभी चीजों को सोर्सेस के रूप में यूज करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे तुम लोग को एक इंस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, ये पत्थर का टुकड़ा दिख रहा है, ये पत्थर का टुकड़ा, ये पत्थर का टुकड़ा जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन जो है ये लुव्र म्यूजियम में जो है वो स्टोर करके रखा गया है। जैसे म्यूजियम में हम लोग पास्ट टाइम के जितनी भी चीजें होती है उन सभी को स्टोर करके रखते हैं, उसी तरीके से ये इंस्क्रिप्शन भी जो है वो लुव्र म्यूजियम में स्टोर करके रखा गया। अब ये इंस्क्रिप्शन है क्या, इस इंस्क्रिप्शन को देख के हम लोग को क्या पता चलता है। तो अगर इस इंस्क्रिप्शन को देखोगे, अच्छे से गौर से देखोगे, तो यहाँ पे तुम लोग को जो है वो फेसेस दिखाई देंगे। ये सब फेस दिख रहे हैं, ये फेस किसके है, ये फेस जो है वो सोल्जर के। पास्ट टाइम में जो है वो जो बैटल हुआ रहेगा, उस बैटल का जो है वो इंस्क्रिप्शन, इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो दिखाया गया है उस बैटल को। तो यहाँ पे जो है वो ये सारे फेसेस जो है वो सोल्जर के हैं, और ये जो दिख रहा है ये नीचे, ये क्या है, ये शील्ड है जो सोल्जर अपने आप को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। और ये फ्रंट में जो आदमी दिख रहा है, ये फ्रंट में जो आदमी है वो क्या है, जनरल है, जो ये सारे सोल्जर को गाइड करने का काम करता है। हर एक जो है वो टीम का एक जनरल होता है, तो ये जनरल जो है ये पूरे टीम को जो है वो गाइड करने का काम करता है। तो ये इंस्क्रिप्शन जो है वो सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन में से एक है, जो कि इस समय कहाँ स्टोर करके रखा गया है, लुव्र म्यूजियम में जो है वो स्टोर करके रखा गया है। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। यानी कि जो ट्रेडिशन था हिस्टोरिकल इवेंट को रिकॉर्ड करने का, वो रिकॉर्ड करके रखने का ट्रेडिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सुमेर सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ था, जो कि कहाँ पे थे, मेसोपोटामिया में थे। तो वहां से जो है वो सुमेर सिविलाइजेशन से जो है वो वहां के लोगों ने जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में रिकॉर्ड करके रखना जो है वो शुरू किया। और वो किस तरीके से रिकॉर्ड करते थे, इंस्क्रिप्शन के ऊपर रिकॉर्ड करते थे। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो मतलब यहाँ पे जैसे दिख रहा है तुम लोग को, ये इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे राजा दिख रहे हैं, 2 राजा, और किस तरीके से बैटल किया जा रहा है वो दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इस टाइम के राजा बैटल किस चीज को यूज करके तो करते थे, यहाँ पे तलवार वगैरह यूज नहीं किया गया, धनुष यूज किया गया यहाँ पे। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि उस टाइम के जो है वो राजा किन चीजों को यूज करके बैटल करते थे, किस तरीके से बैटल होता था। तो सुमेर सिविलाइजेशन से जो है वो
हिस्टोरिकल राइटिंग की जो है वो स्टडी करने की जो है वो परंपरा स्टार्ट हुई। हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में रिसर्च जो है वो सुमेर सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ था। द नेम ऑफ सुमेरियन किंग्स एंड द हिस्ट्रीज ऑफ बैटल फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन वेरियस इंस्क्रिप्शन। सुमेर सिविलाइजेशन के सुमेरियन जो किंग थे, सुमेर किंग जो थे, उनका जो है वो बहुत सारे डिफरेंट किंग्स के साथ उन्होंने कैसे बैटल लड़ा था, वो सारे बहुत सारे बैटल के बारे में जो है वो इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होंगे, ये पत्थर के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करके रखा गया है। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो सुमेर किंग ने किस तरीके से बैटल लड़ा था वो दिखाया गया है। These are the earliest of these inscriptions dated back to 4500 BCE. BCE means before common era. हम लोग ने जो है जब हिस्टोरिकल रिसर्च करना स्टार्ट किया था, जब हिस्टोरिकल पास्ट टाइम के इवेंट की हम लोग राइटिंग करते थे, तो हमने जो है वो सबसे पहले जो है वो टाइम पीरियड जो है वो डिवाइड किया। तो जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वहां से जो है वो हम लोग ने एक टाइम पीरियड लिया, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन इरा। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जितने भी टाइम पीरियड थे उनको हम लोग बोलते हैं बिफोर कॉमन इरा। तो जो ये सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है, सबसे पुराना जो इंस्क्रिप्शन है वो कब का है, कौन से टाइम का है, बिफोर कॉमन इरा में 4500 साल पुराना जो है वो इंस्क्रिप्शन है, जो कि सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है। इट रिकॉर्ड अ बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम। ये इंस्क्रिप्शन पे क्या रिकॉर्ड किया जाता था कि दो किंगडम के बीच में, दो किंग के बीच में किस तरीके से बैटल किया गया था और फिर उस बैटल में कौन जीता कौन हारा, ये सारी चीजों को जो है वो रिकॉर्ड करके रखा जाता था इंस्क्रिप्शन के ऊपर। इट इज नाउ डिस्प्लेस्ड एट द लूव्र म्यूजियम इन फ्रांस। और ये सारे इंस्क्रिप्शन अभी कहाँ पे रखे गए हैं, ये सारे इंस्क्रिप्शन जो है वो लूव्र म्यूजियम में जो है वो रिकॉर्ड करके रखे गए हैं, जो कि फ्रांस में। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में हम लोग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि जो मॉडर्न रिसर्चर है अगर वो रिसर्च करना चाहता है यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट की राइटिंग करना चाहता है तो उसको किस किस चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को वो हम लोग जो है वो अभी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है इट्स मेथड इज यूज्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल। यानी मॉडर्न जो हिस्टोरियोग्राफी है उसका जो प्रिंसिपल है वो कौन सा यूज करेगा, वो अपने रिसर्च में साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज करेगा। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का जो है प्रिंसिपल जो है वो कौन सा रहेगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल रहेगा। इट बिगेन विथ द फॉर्मुलेशन ऑफ द रिलेवेंट क्वेश्चन। और जो रिसर्च राइटिंग है वो स्टार्ट कैसे होगा, तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। यानी हिस्टोरियन जब स्टडी करने के लिए जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जो है वो उससे रिलेटेड, उस रिसर्च से रिलेटेड जो है सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्म करेगा कि वो किन किन चीजों को जानना चाहता है अपने रिसर्च में, वो किन किन चीजों को जो है वो ढूंढना चाहता है, किन चीजों के बारे में स्टडी करना चाहता है, तो उससे रिलेटेड सबसे पहले क्या करेगा, क्वेश्चन फॉर्म करेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। किससे रिलेवेंट होना चाहिए, उसके रिसर्च से। यानी कि हिस्टोरियन जो है जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहता है, जिस पास्ट इवेंट के बारे में लिखना चाहता है, उससे रिलेटेड सबसे पहले क्या करेगा, क्वेश्चन फॉर्म करेगा। ओके, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, दीज क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। यानी ये क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक होने चाहिए। एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स क्या, इट मीन्स that these questions are about the deeds of the member of ancient human society। यानी जो ये क्वेश्चन फॉर्म किया जा रहा है, फर्स्ट स्टेप में हमने जो देखा कि क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, वो क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि ह्यूमन के बारे में होना चाहिए, लोगों के बारे में होना चाहिए, ना कि नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। यानी कि वो जो हमारा क्वेश्चन है वो गॉड और गॉडेस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। डिवाइन मीन्स गॉड और गॉडेस,
यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है, जो रिसर्चर क्वेश्चन फॉर्म करेगा वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि गॉड और गॉडेस रिलेटेड होना चाहिए। ओके, तो सेकंड स्टेप समझ में आ गया कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड होना चाहिए, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड, ना कि गॉड और गॉडेस से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड फीचर, आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस, यानी जो रिसर्चर आंसर ढूंढेगा, जो पहले तो रिसर्चर क्या कर रहा है, क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है, उसके बाद वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड होना चाहिए, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड होना चाहिए। अब थर्ड क्या बोल रहा है कि जो रिसर्चर जितने भी आंसर जो है वो लेगा, जहां से भी वो आंसर जो है वो ढूंढ रहा है, वो आंसर कहां से होना चाहिए, एक रिलायबल सोर्सेस से होना चाहिए, एक रिलायबल एविडेंस होना चाहिए, यानी कि वो आंसर हमें वहां से मिलना चाहिए जिसके ऊपर हम लोग रिलाई कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी सोर्सेस है उसका हम लोग क्या करेंगे, ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, यानी रिसर्चर क्या करेगा, उसका सबसे पहले ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, पहले चेक करेगा कि वो सोर्स कितना रिलायबल है, और उसके बाद ही वो आंसर को जो है वो सही माना जा सकता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस, यानी जितने भी आंसर जो है वो ढूंढेगा हिस्टोरियन, वो सारा जो है वो आंसर कैसा होना चाहिए, रिलायबल एविडेंस होना चाहिए। और लास्ट है हमारा हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री क्या करता है, हिस्ट्री जो है वो एक ग्राफ दिखाता है, किसका ग्राफ, ह्यूमन मैनकाइंड का, यानी कि ह्यूमन का ग्राफ जो है वो हिस्ट्री शो करता है। जैसे कि हम लोग जो है वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में जो है वो पढ़े रहेंगे, तुम लोग भी पढ़े रहोगे कि सबसे पहले ह्यूमन कैसा होता था, सबसे पहले जो है वो लोग कैसे होते थे, सबसे पहले जो है वो पुराने टाइम में लोग बंदर के फॉर्म में रहते थे, बंदर होता था। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो बंदर से लोग जो है वो ह्यूमन में कन्वर्ट होने लग गए, हमारे जैसे होने लग गए। फिर उन लोग का रहने का तरीका कैसा था, किस तरीके से रहते थे, वो हर अलग अलग जगह पे जो है वो मूव होते रहते थे। पहले टाइम के जो ह्यूमन थे वो कैसे थे, माइग्रेंट थे, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाते थे, वहां का जो भी रिसोर्सेस रहता था उसको यूज करते थे, यानी कि जो फ्रूट वगैरह हो गया, वेजिटेबल वगैरह हो गया, जो भी खाने के लिए मिलती थी उसको खाते थे। फिर जब वहां की चीजें खत्म हो जाती थी तो माइग्रेंट होकर के कोई और प्लेस पे चले जाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमन में डेवलपमेंट आया, ह्यूमन जो है वो एक ही प्लेस पे रहने लग गया, वहां के आसपास की चीजों को डेवलप करने लग गया, हाउस वगैरह बना करके रहने लग गया। तो ये सारी क्या है, डेवलपमेंट आई। तो पास्ट टाइम के हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में स्टडी करके हिस्ट्री से हम लोग को क्या पता चलता है कि ह्यूमन मैनकाइंड जो है वो कैसे होते थे, ह्यूमन कैसे होते थे। एक ग्राफ जो है वो हम लोग को पता चलता है ह्यूमन का, कि पहले टाइम में कैसा था, उसके बाद कैसे कैसे डेवलपमेंट आई, अभी हम लोग जैसे सारे जो है वो टेक्नोलॉजीज वगैरह भी यूज करते हैं, तो इस टाइम पे कैसे डेवलपमेंट हुई है, फ्यूचर में जाकर के और ज्यादा डेवलप करेगा ह्यूमन। तो ये सारे डेवलपमेंट जो है एक ग्राफ जो है वो हम लोग जो है वो देख सकते हैं हिस्ट्री से। इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी with above characteristics has its root in the ancient Greek historical writing। क्या कहा जाता है कि जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का जो लिखने का पैटर्न है, जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है वो जो है वो ग्रीक की राइटिंग से जो है वो मैच करती है। ग्रीक के जो हिस्टोरियन है, ग्रीक के जो हिस्टोरिकल इवेंट की राइटिंग की जाती है उससे जो है वो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मैच करती है, उसी पैटर्न से हम लोग लिखते हैं। और जो हिस्ट्री टर्म है, टर्म हिस्ट्री जो है वो कहाँ से डिफाइन होकर के आया हुआ है, ग्रीक से डिफाइन होकर के आया हुआ है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीक से जो है वो कैसे डिफाइन होकर के आया हुआ है, किस तरीके से जो है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है वो देखते हैं। तो एक जो है वो ग्रीक के जो है वो हिस्टोरियन थे जिसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ने जो है वो 5th सेंचुरी में बिफोर कॉमन इरा में एक बुक पब्लिश किया था, जिस बुक का नाम क्या था, द हिस्टोरीज। उसी के बाद से जो है ये टर्म जो है वो हिस्ट्री यूज होने लग गया। तो इसलिए हिस्ट्री टर्म कहाँ से आया हुआ है, ग्रीक से आया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो जिसने यूज किया था हिस्टोरीज टर्म को वो कौन था, ग्रीक का हिस्टोरियन था जिसका नाम क्या था, हेरोडोटस। तो इसलिए हिस्ट्री टर्म कहाँ से आया हुआ है, ग्रीक से। यस, ग्रीक से आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो यूरोप है, यूरोप में जो है वो किस तरीके से डेवलपमेंट आई, वहां के जो रिसर्चर है, हिस्टोरियन है, वो अपने हिस्टोरिकल इवेंट की राइटिंग में किस तरीके से डेवलपमेंट लाए, कैसे उन लोग साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को यूज करने लग गए अपने रिसर्च में, इन सभी चीजों को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। टिल द 18th century common era, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science। यानी 18th सेंचुरी तक अगर हम लोग बात करें तो 18th सेंचुरी तक कॉमन इरा में जो है यूरोप में काफी डेवलपमेंट ला लिया था, काफी प्रोग्रेस ला लिया था फिलोसफी और साइंस के फील्ड में। Scholars by then had to come to believe in the possibility of studying the social truth, historical truth by applying scientific methods। यानी वहां के जो स्कॉलर थे, यूरोप के जो स्कॉलर थे, वो 18th सेंचुरी तक जो है वो ये बिलीव करने लग गए थे, उनको पता चल गया था कि जो सोशल इवेंट है या हिस्टोरिकल इवेंट है उसको हम लोग साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके रिसर्च कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड को अपने हिस्टोरिकल रिसर्च में या सोशल ट्रूथ में जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। ये वहां के स्कॉलर को जो है वो मालूम पड़ गया था 18th सेंचुरी तक। Now the philosophical discussion focused more and more on the objectivity in the history and historiography। यानी अब जो इनके डिस्कशन थे, स्कॉलर जो आपस में डिस्कस करते थे, वो डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो था हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी। यानी ज्यादातर अब इनके डिस्कशन जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होते थे। अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले उनके जो डिस्कशन थे वो हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं हुआ करते थे, लेकिन 18th सेंचुरी के बाद जो है वो ज्यादातर उनके डिस्कशन जो है वो किससे रिलेटेड होते थे, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड। प्रायर टू द 18th century, all the European universities were interested only in the philosophical discussion revolving around the divine phenomena। यानी अगर हम लोग 18th सेंचुरी से पहले देखें तो यूरोप में 18th सेंचुरी से पहले जितने भी डिस्कशन होते थे वो ज्यादातर डिस्कशन किसके अराउंड होते थे, डिवाइन के अराउंड, यानी कि गॉड एंड गॉडेस से रिलेटेड होते थे। यानी 18th सेंचुरी से पहले जो स्कॉलर थे वो किस चीज के बारे में डिस्कस करते थे, गॉड वगैरह से रिलेटेड ज्यादा डिस्कस करते थे। हिस्ट्री के टाइम में पास्ट इवेंट के बारे में जो है, ह्यूमन नीड के बारे में जो है वो डिस्कस नहीं करते थे। However, gradually this scenario began to change, but 18th सेंचुरी के बाद जो है वो धीरे धीरे यूरोप में सिनारियो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब धीरे धीरे जो है वो फिलोसफिकल डिस्कशन में जो है वो हिस्ट्री भी आने लग गए, लोग हिस्ट्री की भी डिस्कशन करने लग गए। In 1737 Common Era, the Göttingen University was founded in the Germany. This university for the first time had an independent डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। यानी धीरे धीरे जो है वो 18th सेंचुरी के बाद जो है वो डेवलपमेंट आया और 1737 में गोटिंजन यूनिवर्सिटी ने क्या किया, गोटिंजन यूनिवर्सिटी ने अपना एक इंडिपेंडेंट जो है वो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट ओपन किया। सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले ज्यादातर जो है वो डिस्कशन किससे रिलेटेड होते थे, ज्यादातर डिस्कशन जो है वो गॉड और गॉडेस से रिलेटेड होते थे। हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जो है स्कॉलर ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे, बट 18th सेंचुरी आते आते तक जो है वो धीरे धीरे जो है वो उनका डिस्कशन जो है वो मूव हुआ किसकी तरह, हिस्टोरिकल इवेंट की तरह। ओके, तो 1737 में फर्स्ट टाइम गोटिंजन यूनिवर्सिटी ने एक इंडिपेंडेंट जो है वो डिपार्टमेंट ओपन किया जो कि किससे रिलेटेड था, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हिस्ट्री का एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो 1737 में स्टार्ट हुआ, जो कि गोटिंजन यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ। Later, other German universities also become centers of historical studies। और बाद में धीरे धीरे गोटिंजन यूनिवर्सिटी के बाद और भी जितने जर्मनी के यूनिवर्सिटी थे वो लोग भी जो है वो इंटरेस्टेड होने लग गए हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। उन लोगों ने भी जो है वो हिस्टोरिकल राइटिंग स्टार्ट की। तो इसके बाद और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपने अपने जो है वो सेपरेट ब्रांच जो है वो ओपन कर लिया। उन्होंने भी अपना एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो है वो हिस्ट्री का स्टार्ट किया। और आज के टाइम में अगर हम लोग देखेंगे
तो आज के टाइम में हर यूनिवर्सिटी के बाद मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के पास जो है वो एक जो है वो इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का जो है वो डिपार्टमेंट होता ही। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने ये सारी चीजों को जो है वो देख लिया। ओके, थैंक यू।